हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन? पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इसका उस राज्य का राज्यपाल जो है उसको जो है पद की शपथ दिलवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वह करता है, याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखें, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है किसमें? तो देखिए, यह निहित है, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो देखिए वह होते हैं कैबिनेट सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वह सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। और कह रहा है इसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है कैसे? तो देखिए, उसे जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अगला यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहा है इसमें कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था? तो यह दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 9 नंबर। और कह रहा है इसमें कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो यह किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए वो हो जाएगा कांवर झील। ठीक है, बेगूसराय का जो बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, यह इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? कौन सी सभ्यता? तो देखिए वह सभ्यता हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वह कौन था? तो सही आंसर है इसका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 13 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सी कला है? तो देखिए वह कला है गांधार कला। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, गांधार कला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 14 नंबर कह रहा है इसमें कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में। ठीक है, 1780 से 84 के बीच में जो है यह युद्ध हुआ था, और उसमें भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है फ्रेंड्स, और 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के द्वारा जो है इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर, और कह रहा है इसमें कि किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें कह रहा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, एमजी रनाडे के द्वारा। ठीक है, एमजी रनाडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा। और परमहंस मंडली की स्थापना जो है गोपाल हरि देशमुख ने 1840 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर, और कह रहा है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो इसका सही आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध? तो देखिए वह मुगल बादशाह था, याद रखिएगा, अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर, मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और देखिए कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसकी तिथि का सही मिलान करें। एक तरफ घटनाएं और दूसरे तरफ उसका तिथि दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट जो है यह हो जाएगा किस तिथि को हुआ था? तो यह हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। ठीक है, देखिए 19 मार्च 1919 ईस्वी को। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह दिया हुआ है, और यह हुआ था 6 अप्रैल 1919। ठीक है फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो ये दिया हुआ है यहाँ पे, यह 2 दिसंबर, याद रखिए 2 दिसंबर 1919 हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसका जो आरोही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, आरोही क्रम जो है इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो देखिए वह जिला हो जाएगा रोहतास जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए इसका 23 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो यहाँ पे दिया हुआ, चारों के चारों जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चारों के चारों जो है सही हो जाएगा, यानी कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, ये सही है। 2 में है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। 3 में है यह हिमालय से पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और 4 में है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उपयुक्त चारों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24, और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच में। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें कह रहा कि इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है उसका राज्य दिया हुआ है। तो 25 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बादाम पहाड़ जो है ओडिशा। उसके बाद बी का 3, यानी कि डल्ली राजहरा जो है ये क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में है।
उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, यानी कि कुद्रेमुख जो है यह कर्नाटक में है और नाव मुंडी जो है यह कहाँ पे, झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है किस देश में। तो देखिए यह अवस्थित है, याद रखिएगा, तंजानिया में। किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो, यह तंजानिया देश में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सा। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो देखिए 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए उज्बेकिस्तान है, इसकी राजधानी कहाँ है, ताशकंद। बी का 2 हो जाएगा, ताजिकिस्तान की दुशानबे है। उसके बाद किर्गिस्तान जो दिया हुआ है इसका बिश्केक हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, अशखाबाद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। सबसे संभावित प्रभाव जो है मुद्रा के अवमूल्यन का इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, निर्यात में वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वह क्या है, सही है इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो देखिए वह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, केवल 3, यानी कि जनता को पैसा उधार देना, यह आरबीआई से संबंधित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें कह रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो याद रखिएगा यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1961 से लेके 1966 था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, और देखिए कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए यह कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। किसे कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। तो देखिए यह करता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है। किस देश को दिया है, तो यह दिया है बांग्लादेश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया है। तो यह किया है, याद रखिएगा, 2183। कितना है, एमएसपी 2183 है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो देखिए यह शुरू किया गया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39, और इसमें कह रहा है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था। तो देखिए इसका लगभग जो वजन था वह था 3900 केजी, याद रखिएगा 3900 केजी लगभग इसका वजन था। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो देखिए इसका जो थीम था वह था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के दूबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा यह जो चावल था वह था छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 42 नंबर और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे त्रिपुरा के जो राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पे दिया हुआ है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा के जो राज्यपाल वर्तमान में है वह है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, जबकि उत्तराखंड के राज्यपाल वर्तमान में गुरमीत सिंह है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43 और देखिए इसमें कह रहा है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं। तो देखिए इसमें जो है टोटल याद रखिएगा 10 टीमें जो है भाग ले रही है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल जो है 10 टीमें भाग ले रही है। और देखिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो है अपने देश भारत में हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 44 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा पीके शाही को जो है नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर और कह रहा है इसमें कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है याद रखिएगा जॉन फांसे को। जॉन फांसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर, कह रहा है इसमें कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। नागेवाजा, तो देखिए यह संबंधित है याद रखिएगा जूडो से। किससे संबंधित है, जूडो से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। तो याद रखिएगा यह पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका जो मुख्यालय स्थित है 48 का हो जाएगा रोम में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम यानी कि इटली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 49 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यह महाराष्ट्र से है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए इनका संबंध है सितार से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है। देखिए लाल रंग का परास कितना होता है। तो देखिए लाल रंग का जो परास होता है वह होता है याद रखिएगा 6200 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता, तो देखिए यह निर्धारित की जाती है कंपन के आयाम के द्वारा। ठीक है, कंपन के आयाम के द्वारा जो है ध्वनि की प्रबलता निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो याद रखिए गैस पे जो है हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55 और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 55 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। तो देखिए इसका जो रीजन है वह है कि यह लाल रंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई लाल रंग की वस्तु हमें लाल रंग जो दिखाई देती है क्योंकि ये श्वेत प्रकाश के सभी रंग को सोख लेता है किंतु केवल लाल रंग को ही परावर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। तो देखिए वह स्थिति है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि जब विस्थापन शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 और कह रहा है इसमें कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण में। तो याद रखिएगा यह होता है रेडियो तरंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए इस्पात जो है यह एक मिश्रण का जो है उदाहरण है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिसमें उसके अवयवों के गुण विद्यमान हो वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए कार्नेलाइट जो है यह पोटेशियम का अयस्क है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हीलियम के नाभिक में होता है। तो देखिए हीलियम के नाभिक में जो होता है वह होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें। तो देखिए इसका जो प्रयोग होता है वह होता है रंगीन रासायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं। तो देखिए रासायनिक रूप से ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से क्या होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर और देखिए इसमें कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, सही आंसर है इसमें 0% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जर्मन सिल्वर में जो है तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल जो है निकेल होता है, यही 3 जो है मिश्र धातु होते हैं और इसमें जो है चांदी बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0% हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो वह हो जाएगा देखिए एल्कोहल, यहाँ पे दिया हुआ एल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा जो है वह सर्वाधिक होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 और कह रहा है इसमें कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि रासायनिक युद्ध में। ठीक है, मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस जो है एक जहरीली गैस है और जिसका रासायनिक नाम याद रखिएगा डाइएथिल सल्फाइड होता है और इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, कौन एक विस्फोटक नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह एक विस्फोटक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 69 और इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, BGA याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। सही हो जाएगा कि हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु क्या करते हैं, तो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी कि चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 और इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, यानी कि सुंदरी जो है क्या हो जाएगा, न्यूमैटोफोर हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा, अमरबेल जो है क्या हो जाएगा, चूसन मूल। उसके बाद जो है सी का 4 यानी कि सिंघारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंघारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वांगी कारक मूल हो जाएगा। और उसके बाद प्याज जो है, प्याज यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूमिगत तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 72 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोर का प्रतिस्थापन। ठीक है, कूल्हे के जोर का प्रतिस्थापन जो है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73 और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 73 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। किस अंग में, तो देखिए उस अंग का नाम है छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 74 नंबर और देखिए कह रहा है इसमें कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में, तो देखिए सही आंसर है इसका जस्ता। इंसुलिन में जो है जिंक धातु उपस्थित होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए 75 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो देखिए वह अंग है यकृत, ठीक है, जिसको कि लीवर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी जो दिया गया है, मांगा गया है 12,199 पोस्ट के लिए। आज हम लोग इसका पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं और आज हम लोग इसका टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी के 75 क्वेश्चन जो है जिसमें कि मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, तो इसका आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।